नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 29 अक्टूबर। आज माँ भारती के सपूत जनजातीय वनवासी समाज के उत्थान के लिए सदैव कार्यरत बाबा कार्तिक उरांव जी की जयंती है। डॉक्टर कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक आवाज उठाई है। बाबा कार्तिक उरांव के इन्हीं प्रयासों के कारण आज जनजातीय समाज उन्हें अपना रोल मॉडल मानता है। डॉक्टर कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों की मांग के लिए अनेक विषय उठाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है डीलिस्टिंग का। आखिर डीलिस्टिंग क्या है, डीलिस्टिंग किसका और कहां से? इसके अलावा बाबा कार्तिक उरांव ने डीलिस्टिंग पर क्या क्या प्रयास किए, डीलिस्टिंग जनजातीय समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन्हीं सारे विषयों को लेकर आज इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। चूंकि आज बाबा कार्तिक उरांव जी की जयंती है, मैं उनको नमन करते हुए आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार की शुरुआत करता हूं। आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं पिंकी खोया जी। पिंकी जी मूलतः झारखंड से हैं। बीते 20 वर्षों से जनजातीय समाज के बीच सामाजिक कार्य में सक्रिय हैं और लगातार जनजातीय समाज के उत्थान, उनके अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। उनके साथ लगातार लगी हुई हैं, सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच दूसरे वक्ता के रूप में जल्द ही उपस्थित होंगे डॉक्टर मन्नालाल रावत जी। डॉक्टर मन्नालाल जी परिवहन विभाग राजस्थान सरकार में उपायुक्त हैं। राजस्थान के भील मीणा जनजाति से आते हैं और लगातार जनजातीय विषयों पर अध्ययनरत हैं। वो लिखते रहते हैं जनजातीय विषयों पर उनके वक्तव्य अलग अलग मंचों से दिए जाते हैं और हमने उन्हें कई बार सुना है और पढ़ा भी है। मैं हमारे साथ में एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मन्नालाल जी। अब विस्तार से जेपीसी के बारे में डॉक्टर मन्नालाल जी बताएंगे। सभी को राम राम, जय गुरुदेव। बाबा कार्तिक उरांव जी के जयंती दिवस के अवसर पर पिंकी दीदी ने काफी विस्तृत उनका जीवन परिचय रखा और संकेत किया कि उनके कुछ सपने हैं, उनके कुछ काम हैं जो अभी भी अधूरे हैं। हमें ये समझना होगा कि जनजातियों का जो विषय है और जनजातियों के न्याय और संस्कृति के उन्नयन का जो विषय है, वो विषय मात्र सामाजिक और राजनीतिक विषय नहीं है। वो विषय इस राष्ट्र का है, इस राष्ट्र की जो संस्कृति है उसके धरातल का है, क्योंकि पूरी राष्ट्र की संस्कृति के धरातल में जनजाति समाज है। जो कुछ भी इस देश की फैद है, जो विश्वास है, जो आस्था का विषय है, उसके धरातल में जनजाति समाज है। इसलिए जनजाति समाज के विषयों पर बात करना, संवैधानिक हक पर बात करना और जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जो संघर्ष है सड़क से संसद तक का, उसकी बात करना इस देश के संपूर्ण समाज की बात करना है। और जनजातियों का जब बात करना तो पूरे देश के सुरक्षा की बात करना है। क्रमशः मैं एकदम कंसंट्रेट करूंगा उस विषय पर जहां पर हमारे पूर्व वक्ता ने विषय को छोड़ा है। जेपीसी का विषय विशेष तौर पे कि जनजातियों और अनुसूचित जातियों के बारे में जो अधिसूचना है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी होती है कि पूरे देश में जो संवैधानिक आरक्षण और संरक्षण है वो कैसे लागू करेंगे। तो उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 341 और 342 है। 341 जो प्रावधान है, अनुच्छेद है, वो अनुसूचित जातियों के लिए है और 342 अनुसूचित जनजातियों के लिए। हम 342 पर बात करेंगे, लेकिन इस बात को समझेंगे कि 341 में क्या है। 341 अनुसूचित जातियों को जब परिभाषित करता है तो जो अपडेट व्यवस्था है 1956 में जो व्यवस्था की गई पार्लियामेंट द्वारा, उसके अनुसार अनुसूचित जातियां वे होंगी जो ईसाई और मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं हुए, उनमें उनकी आस्था उन दो धर्मों में नहीं है, उनको छोड़कर अनुसूचित जातियां होंगी और उन्हीं को आरक्षण और संरक्षण मिलेगा। बात यहीं से शुरू करता हूं। हमारे जो जिनकी जयंती है और जो सबसे प्रखर हमारी प्रतिभा है, जो जनजाति समाज के विषयों पर चिंतन किया, अनुसंधान किया और अनुसंधान के माध्यम से कुछ आंकड़े, कुछ निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत किए, उससे ये लगा कि जो अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में प्रावधान किया गया कि ईसाइयों और मुस्लिम दोनों को छोड़ देते हैं, उनको जनजाति इसमें अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं करते हैं, वही एक
झगड़े की जड़ है और वही एक ऐसी बात है जो जनजातियों के हक को भी समाप्त करती है। कैसे? इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आज की तारीख में जो 1956 में एससीज के लिए जो व्यवस्था की गई थी, ऐसी व्यवस्था जनजाति समाज के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जनजातियों के लिए कोई धर्म नहीं है, ऐसा भी बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि प्रकृति पूजक है, कुछ लोग कहते हैं कि आदि धर्म को मानने वाली होती है जनजातियां, बिल्कुल। कुछ कहते हैं कि एबोरिजिनल है, बिल्कुल साहब। आप क्रमशः इन शब्दों को समझिए। आदि धर्म वाले हैं, इसका मतलब यह है कि वो सनातनी धर्म वाले हैं। जो धर्म सनातन धर्म शुरू नहीं हो उससे पहले से मान लेते, वे सारी की सारी व्यवस्था तब सनातन धर्म में आई। और एबोरिजिनल का मतलब ये हुआ कि आदि है, आदि है कि मतलब जो समाज की व्यवस्थाएं शुरू हुई उससे पहले से हैं, तो वो फिर सनातन धर्म वाले हैं। वो तो भारतीय धर्म पद्धति उसकी क्या है, उसमें ईसाई और मुस्लिम नहीं होंगे, ये बात क्लियर होगी। प्रकृति पूजा की बात करते हैं तो प्रकृति पूजा हिंदुस्तान की समाज के जितने भी जो यहाँ के भारतीय चिंतन पद्धति वाले, पूजा पद्धति वाले जितने भी संप्रदाय हैं, वर्ग हैं, समुदाय हैं, वे सारे के सारे प्रकृति पूजक हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, जो कोई भी एक्सक्लूसिव करने की बात करता है जनजातियों के लिए, ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी जनजातियों में शामिल है, भारतीय समाज में शामिल है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों के चिंतन और जो आस्था का विषय है उसमें जो महादेव हैं, जो आदि धर्म मानने वाले हैं, निराकार भगवान है, वे सारे सारे इसमें शामिल है। इस प्रकार से जो हमारी आस्था और हमारी जो कल्चर है वो पूरी तरह से भारतीय जो आस्था का जो केंद्र है भगवान महादेव है उनके साथ कनेक्टेड है, उन्हीं के साथ संबद्ध है, उन्हीं से ही शुरू हुआ। यहीं से बात शुरू होती है कार्तिक बाबा की। कार्तिक बाबा ने ये कहा कि जब हम जनजातियों के विकास के बारे में जब बात करें तो हम ये पाते हैं कि उस कार्तिक उराव साहब ये अपने अनुसंधान में पाया कि आसाम में जो मूल एसटी है वे 80% हैं, परंतु राज्य सेवाओं में उनको पद प्राप्त हो रहे हैं 20%। 20%, कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा गैप है। इसी प्रकार से बिहार में उन्होंने देखा कि वहां पर 90% मूल अनुसूचित जनजातियां हैं, परंतु राज्य सेवा में उनको पद मिल रहे हैं 17%। कुछ आंकड़े हैं, यदि उनको हमारी समस्याओं के साथ कनेक्ट करें तो एक बात कहते हैं, एक सूचना देते हैं, एक जानकारी देते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। छात्रवृत्तियों की यदि बात करें तो सभी राज्यों में 95% मूल एसटी हैं, मूल जनजातियां, जिनको हम अनुसूचित जनजातियां कहते हैं, भारतीय आस्था प्रणाली का भाग हैं। वे मात्र 48% छात्रवृत्तियां ले रहे थे, तो फिर बाकी जो 5% है वे 52% ले रहे थे। ये बाबा कार्तिक उराव ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से जो कल्याणकारी योजनाओं का फंड है, 75% जो फंड है वे 5% कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के पास जा रहा था। यह आंकड़ा जैसे ही सामने आया, बाबा ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, जिनको वास्तव में उनका स्टेटस पर भी बात करेंगे, वे उन पर उस समय में जब 1960 के दशक की बात कर रहे हैं, 5% क्रिश्चियनों पर प्रति व्यक्ति 192 रुपया खर्च हो रहा था, जबकि 95% अनुसूचित जनजातियां जो भारतीय आस्था प्रणाली का भाग है उन पर 74 पैसा पर कैपिटा ही खर्च हो रहा था। बाबा कार्तिक उराव ने यह समझ लिया कि ये जो जनजातियों की जो परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 342 में दी गई है, वो परिभाषा कहीं न कहीं गड़बड़ है। फिर उन्होंने अनुसूचित जातियों के बारे में देखा तो पाया कि अनुसूचित जातियों में ईसाई और मुस्लिम दोनों नहीं हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों में ईसाई हैं और उनकी मात्रा से 5% है, परंतु वे अनुसूचित जनजातियों का 80% के लगभग संपूर्ण लाभ ले रहे हैं। इसी बात का समाधान करने के लिए कार्तिक उराव साहब ने भारतीय संसद की व्यवस्था को समझा और उन्होंने ये देखा कि 1950 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ है उसमें संशोधन कराना जरूरी है। और संविधान ये कहता है कि एक बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा यदि आदेश जारी कर दिया जाता है तो उसका संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद के पटल पर ही हो सकता है। इस प्रकार से संविधान की इस व्यवस्था को लेकर उन्होंने 1950 का जो SC ST
ऑर्डर था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसमें संशोधन के लिए उन्होंने लोकसभा के सदन का उपयोग किया। जब इस संवैधानिक व्यवस्था को और जो जनजातियों की मूल समस्या का समाधान है उसको पकड़ा, उस नब्ज को पकड़ा, उस मर्म को पकड़ा और फिर उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और 10 जुलाई 1967 को एक बिल बनाकर लोकसभा में प्रस्तुत किया। और यह जो बिल था, ये बिल ही ये व्यवस्था कर रहा था कि अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा वैसे ही की जाए जैसी की परिभाषा अनुसूचित जातियों की है। शॉर्ट में बात करें तो जो एससी की व्यवस्था है, जो क्रिश्चियन है कन्वर्टेड और जो मुस्लिम हो गए हैं एससी के लोग, उनको एससी का बेनिफिट, संवैधानिक बेनिफिट, जिसको हम संविधान में आरक्षण और संरक्षण की बात करते हैं, ये दोनों लाभ नहीं मिलेंगे। यही व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के लिए करनी थी। बाबा ने जो सोचा वो अनुसंधान के आधार पर था। बाबा ने जो सोचा वो जो भारत सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ जिस तरीके से डाइवर्ट हो रहा था, उस समस्या के मूल पर बात करते हुए उन्होंने इस बात को सोचा। और संसद के पटल पर जैसे ही ये बात गई तो उनको लगा कि अब ये जो संसदीय प्रणाली है उसी के अनुरूप इसका समाधान होगा। और समाधान होने के लिए लोकसभा ने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया और ताकि इस बिल पर विस्तृत चर्चा हो सके। 17 नवंबर 1967 को जेपीसी ने अपनी सारी सिफारिशें संसद के लोकसभा में प्रस्तुत की। अब यहां बहुत कीमती बात है, इस कीमती बात में जो भी सिफारिश प्रस्तुत की थी, इसमें से एक सिफारिश ये थी जिसको लेकर हमें समझना है, जिसको लेकर हमें आंदोलन खड़ा करना है, जिसको लेकर हमें एक समाज को, एक एक व्यक्ति को समझाना है। बाबा ने ये कहा और जेपीसी के माध्यम से जो सिफारिशें प्रस्तुत की, उसकी सबसे बड़ी और सबसे कीमती सिफारिश ये थी कि कोई भी व्यक्ति जिसने जनजाति आदि मत, जो ट्राइबल फेथ है, तथा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या मुस्लिम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। हमारे लिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको आगे जाकर बाबा कार्तिक उरांव कहते हैं कि ये बात यदि कानून बनती है तो जनजातियों का जीवन इस भारतीय लोकतंत्र में बचेगा, क्योंकि इसी की वजह से जो संवैधानिक आरक्षण और संरक्षण है, जिसको हम हक कहते हैं, जिसको लेकर हम संघर्ष करने की बात करते हैं, वो कायम रहेगा, वो कायम हो पाएगा, वो वास्तव में मिल पाएगा। इस बात की पृष्ठभूमि में यदि जाएं तो ईसाइयों को क्यों हटाना है इस सूची से, जिसको हम डीलिस्टिंग कहेंगे, क्यों हटाना है? क्योंकि ईसाइयों की जो परिभाषा है, जो इंडियन क्रिश्चियन जो शब्द है, उस शब्द पर जाना बहुत जरूरी है। वैधानिक बात है। उस वैधानिक बात के अनुसार जो परिभाषा इंडियन क्रिश्चियन की वो ये है कि भारतीय जनजातियों में से या भारतीय लोगों में से जो कन्वर्ट हो गए, जिसने ईसाई मत को प्राप्त कर लिया हो, अधिकृत कर लिया हो, आस्था में चले गए हो और मूल जो पंथ है उसको छोड़ दिया हो, परंतु वे एंग्लो इंडियन नहीं हो। इस बात को यूं समझना जरूरी है, एंग्लो इंडियन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता में से कन्वर्ट हो गए हैं। हम जनजातियों के संदर्भ में बात करें तो जो जनजाति समाज का जो व्यक्ति जिसने ईसाई पंथ ग्रहण कर लिया है, वह व्यक्ति इंडियन क्रिश्चियन कहलाएगा। और जैसे ही वो इंडियन क्रिश्चियन कहलाएगा, वह अल्पसंख्यक हो जाएगा, वो अल्पसंख्यक की परिभाषा में स्वतः ही आ जाएगा। अर्थात अनुसूचित जनजाति की जो स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका जो मानक है, जो पात्रता है, वो खत्म हो जाएगी। इस बात को बाबा कार्तिक उरांव ने समझा था और ये प्रावधान जेपीसी की रिकमेंडेशन के माध्यम से संसद में पेश हुआ, परंतु लोकसभा में इस सिफारिश पर 1 साल तक बहस नहीं हुई। 1 साल तक बहस नहीं करने का आशय यह है कि जनजातियों का विषय तत्कालीन सरकार के मानस में प्राथमिकता पर नहीं था, ना तब था और ना आगे के काल में रहा, ना पहले तो सोचने की बात ही नहीं हुई। इस प्रकार से 1 साल तक बहस नहीं होने के दौरान जो कीमती बातें हुई हैं वो हम सभी के जानकारी में होना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि इस दौरान
जो ईसाई लॉबी थी इस देश में, जो जनजातियों का मतांतरण और धर्मांतरण की बात कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया और यह कहा कि ये जो बिल जेपीसी की रिकमेंडेशन के बेस पर प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में, उसको रोका जाए, उसका विरोध दर्ज कराया। परंतु इस दौरान, दबाव के दौरान 10 नवंबर 1970 को 348 सांसदों वाला एक पत्र बाबा कार्तिक उरांव ने प्रधानमंत्री जी को लिखा और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद थे। और ये जो जेपीसी की रिकमेंडेशन थी, जिसमें ईसाइयों और मुस्लिम को जनजातियों की सूची से हटाना था, उसका समर्थन करने की बात कही और ये कहा कि ये 3 करोड़ जो पिछड़ी एसटी है, उस तत्कालीन जनगणना के अनुसार उनके जीवन और मरण का प्रश्न है। अब आप सोचिए, जीवन और मरण के प्रश्न पर हमारी सबसे बड़ी प्रतिभा, ये कह दीजिए कि जनजातियों का अंबेडकर यदि कोई है तो वो बाबा कार्तिक उरांव है, क्योंकि अंबेडकर साहब के टाइम में तो एससीज के जितने भी राइट्स से सारे प्रोटेक्ट हो गए। हमारा अंबेडकर उस टाइम थोड़ा देरी से आए, लेकिन जो संघर्ष किया है, जो बात रखी है, वो बहुत कीमती है। जैसे ही 10 नवंबर 1970 को यह पत्र 348 एमपी वाला पत्र प्रधानमंत्री के पास गया और बहुत जल्दी घटनाक्रम इस देश में हुआ है जेपीसी की इस रिकमेंडेशन के बेस पे। 16 नवंबर 1970 को नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री जो ईसाई थे, वे प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और ये कहते हैं कि जो जेपीसी की रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, उसको लागू नहीं किया जाए, अन्यथा। अब अन्यथा के बाद समझना बहुत जरूरी है। जो जनजाति समाज की बात करते हैं, जो जनजाति समाज के हित रक्षक हैं, जो जनजाति समाज के पुरोधा हैं, जो जनजाति समाज के हितों की बात इस पूरे देश में जगह जगह पे करते हैं, सेवा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उनको यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 2 मुख्यमंत्री थे नागालैंड और मेघालय वाले, उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये कहा कि यदि आपने जेपीसी की रिकमेंडेशन मान ली तो हम भारत से बाहर चले जाएंगे, हम अब नया देश बना देंगे। आप धमकी देखिए, देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो ये परिस्थिति को बहुत समझना है। परंतु इस दबाव के दौरान ही जो भारत सरकार की कैबिनेट है, उस कैबिनेट बैठी, उसमें 2 उपमंत्री थे ईसाई, उन्होंने जो मुख्यमंत्रियों की बात थी उसका समर्थन किया और अंदर ही बहुत सारा दबाव बनने के बाद जो भारत सरकार थी उसने ये कहा कि जेपीसी की रिकमेंडेशन है, उसको हम लागू नहीं करेंगे। परंतु बाबा ने अपने अभियान को, संसद की ताकत को, जो लोकसभा के और राज्यसभा के 348 मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी ताकत को संसद में दिखाया और एक ऐतिहासिक तारीख आई 24 नवंबर 1970। बाबा ने भाषण दिया, बाबा कार्तिक उरांव ने भाषण दिया 55 मिनट का। जो 55 मिनट का भाषण दिया उसमें यह कहा कि ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न तो है ही, लेकिन अंतिम जो शब्द थे, यदि आप ये सिफारिशों को हटा देते हैं तो ये मान के चलिए कि मुझे आप इस धरती से उठा दीजिए, मुझे आप मरा हुआ समझिए। कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी बात। अपने आत्मीयता को देखिए, महत्वपूर्ण इस बात को, महत्व को समझिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 27 उस दिन सरकार ने यह कहा कि ये जो डिबेट है इस बिल पर, ये संसद के जो संसद सत्र चल रहा है उसके आखिरी दिनों में रखेंगे। परंतु वो जो लोकसभा थी वह 27 दिसंबर 1970 को भंग हो गई और भंग होने के बाद जनजातियों का जो सपना था, जो संशोधन था, जो एक जीवन मरण का प्रश्न था, वो एक अधूरा प्रश्न रह गया, तो चर्चा नहीं हो पाई। आज भी वो प्रश्न सदन के पटल पर लंबित है और 1970 में पिंकी दीदी जिस तरीके से बात करती थी, 1970 में उन्होंने पत्र लिखा था बाबा कार्तिक उरांव ने। उस पत्र में प्रधानमंत्री जी को उन्होंने लिखा और यह पत्र कहां गया? यह पत्र आज भी लोकसभा के पटल पर ना तो रखा गया है और ना ही इस पत्र की जो बातें थी उसको खारिज किया गया। वो पत्र आज भी लंबित है और वह पत्र आज भी ठंडे बस्ते में है। कोई भी बात, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी बिल जो सदन के पटल पर रख दिया जाता है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसका धन हो गया, वो किसकी संपदा हो गई, किसका संपत्ति हो गई, वो संसद की संपत्ति हो गई। आज भी बाबा साहब की जो बिल है वो सदन पर लंबित है, लोकसभा में संसद के साथ लंबित है और उस पर नई कार्रवाई होने की जरूरत है।
डिलिस्टिंग होने की जरूरत है। हम इस बात को ये कहेंगे, जनजाति समाज का जो विकास है वो वास्तव में विकास नहीं हुआ, विनाश ही हुआ है पिछले सालों में। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो यही संवैधानिक संशोधन है जो नहीं हो पाया एक समय। और इस बात को हम कहेंगे, समस्याएं अनेक लेकिन समाधान है एक। क्या है? डिलिस्टिंग, डिलिस्टिंग, डिलिस्टिंग। इस बात को भी कहेंगे कि जिन लोगों ने जनजाति समाज से कन्वर्ट हो गए हैं और जनजाति समाज का जो विश्वास है, हिंदू मत है, जो सनातनी पंथ है, आदि धर्म है, अब ओरिजिनल जो पूजा पद्धतियां अगर उनको छोड़ दिया है तो हम इस बात को कहेंगे, उन्होंने यदि हमारा आस्था छोड़ दी है तो उन्होंने हमारी कल्चर छोड़ दी। क्योंकि हमारी जो कल्चर है वो आस्था का ही एक भाग है, बिना आस्था के हमारी कल्चर नहीं है। हमारी ये चिंतन पद्धति है, हमारी जो जीवन पद्धति है, और यही हमारे पुरखों की विरासत है। जिसने आस्था छोड़ दी उसने संस्कृति छोड़ दी, जिसने संस्कृति छोड़ दी उसने अपनी पहचान जनजातियों की है वो छोड़ दी, और यदि पहचान छोड़ दी तो उसने संविधान को जो रिजर्वेशन है, संविधान का जो हक है, संविधान में अनुसूचित जनजाति होने का जो पात्रता है वो खो दी। इस बात को हमें सभी को समझना है। इसी बात से शुरू होता है हमारे एक आगे का प्रश्न, और यहीं से शुरू होता है डीलिस्टिंग का। तो जेपीसी हमारी संस्कृति और सदन के पटल पर, लोकसभा के पटल पर, संसद के पटल पर हमारा जो विचाराधीन बिल है, और बाबा साहब हमारे जो कार्तिक उरांव बाबा का जो पत्र है 1970 में जो लिखा गया था प्रधानमंत्री जी को, वह सदन के पटल पर रखा जाए, उसकी जो एक एक शब्द है उस पर चर्चा हो, और जनजातियों के हित में बहुत बड़ा काम हो। और जो डीलिस्टिंग का जो काम है, ईसाइयों और मुस्लिम को जनजाति के अनुसूचित जनजातियों की सूची से बाहर किया जाए, वैसे ही जैसे कि अनुसूचित जातियों के लिए किया है, ये हमारी मांग है। इस बात को लेकर हम सड़क से संसद तक चलेंगे, यही बात महत्वपूर्ण है। मैं कुछ और दो बातें हैं। एक, धर्मनिरपेक्षता की जो बात है इस देश में, वो धर्मनिरपेक्षता फिर जनजातियों के लिए कहां रही? धर्म के आधार पर तो हमारे हक को रोक लिया गया। तो बाबा कार्तिक उरांव साहब ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का जो प्रियम्बल में है वो लागू ही नहीं हुआ। जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात करते हैं, वो जस्टिस आज भी अधूरा है। डीलिस्टिंग के बगैर वो पूरा नहीं होगा। हम सभी को समझना है, सभी जनजाति समाज के लोगों को समझना, पूरे समग्र भारत को समझना, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया विचार वाले, चिंतन पद्धति वाले समूह हैं, व्यक्ति हैं, भारत हैं। मेरी बात को मैं यहीं रोकता हूं। यदि कोई आगे का क्रम है तो मैं पिंकी दीदी को और शुभम भाई को बोलता हूं। जी, आज का चूंकि यह विषय कुछ ऐसा है जिस पर बहुत सामान्य तौर पर हम चर्चाओं को नहीं देखते हैं, ना ही मुख्य धारा की मीडिया और ना ही मुख्य धारा के पटल में कभी इस विषय पर चर्चा होती है। और जैसा कि हमें पता है कि बाबा कार्तिक उरांव कांग्रेस पार्टी से 3 बार सांसद रहे हैं, और जब उनका देहांत हुआ तब वो नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे भारत सरकार में। बावजूद इसके हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना ही कभी उनकी जयंती मनाती है और ना ही पुण्यतिथि। खैर, ये कांग्रेस की अपनी परंपरा रही है कि जो भारत के सच्चे सपूत हों, जो भारत में राष्ट्रीयता की बात करते हों, उन्हें किनारे कर देना। एक प्रश्न है जबलपुर के झाबुआ क्षेत्र से। झाबुआ क्षेत्र से अर्जुन डामोर नाम के एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न है कि धर्मांतरित जनजातियों को एसटी सूची से बाहर निकालने पर कौन कौन से धर्म अपना चुके जनजाति बाहर होंगे? जी, प्रश्न ही उत्तर है। उसमें जो ईसाई हैं और जो मुस्लिम हैं, दोनों को डीलिस्टिंग करना है, और ये वैसे ही समरूप ढंग से करना है, क्योंकि एससी में ये दोनों शामिल नहीं है, तो अनुसूचित जनजाति में कैसे शामिल होंगे? ये दोनों ही बाहर होंगे। बाहर होने का आशय यहाँ कहीं पर भी उनके हितों से वंचित करना नहीं है। ये जनजाति समाज के जो भारतीय जो धर्म प्रणाली वाले हैं, विरासत वाले हैं, संस्कृति वाले हैं, आस्था वाले हैं, उनके हक को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि आंकड़ा ये दिखाता है कि 20% लोग 80% लाभ ले रहे हैं, और जो 80% है उनको 20% लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, और यह अन्याय है। ये बहुत बड़ा एक तरह से जो हक हैं उनको छीनने की स्थिति है। ऐसी अपवंचना संविधान में हो नहीं सकती। तो दो ही लोग हैं, दो ही धर्म हैं, जो ईसाई और मुस्लिम हैं, वे होंगे, बाकी सभी इसमें शामिल रहेंगे।
ऐसी व्यवस्था अनुसूचित जातियों में भी है और ऐसी व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों में होनी चाहिए। जी जी, आज के इस वेबिनार में हम पहली लाइन से ही डीलिस्टिंग इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक बार आसान शब्दों में एक बार डीलिस्टिंग क्या है इसका अर्थ एक बार बताया जाए। जी मन्नालाल जी। जी। जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको घोषित करने के लिए कि क्योंकि जो जनजातियां हैं इस देश में सारी की सारी वे स्वतः ही अनुसूचित जनजातियां नहीं हो जाती, वो उनको एक सूची के माध्यम से जारी करना पड़ता है कि किसी एक राज्य के लिए ये जो जनजाति समुदाय हैं वे अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगी, एसटी कहलाएंगी। तो वो जो एक सूची है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से ही सारे होंगे, लेकिन उस लिस्ट में जो शामिल होंगे उसके अनुसार कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी हो कि जो हकदार है, जो जनजाति संस्कृति को संरक्षण के लिए जो प्रावधान दिया गया वही उनको मिले। तो उस सूची में एक प्रावधान, एक परंतु एक क्लोज ये लगाना होगा, जैसा कि एससीज में लगाया गया है। उस लिस्ट का ही भाग है कि जो एससी जो ईसाई हैं और जो मुस्लिम हैं वे उनको इस सूची का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो एक लिस्ट है, उसमें से इन दो जो धर्म वाले हैं उनको डीलिस्ट करना, उनको हटाना है, इस कारण ये डीलिस्टिंग कहलाता है। तो लिस्ट की ही बात होगी, लिस्ट में शामिल हैं वे ही अनुसूचित जनजातियां हैं, इसलिए लिस्ट हो गई। लेकिन लिस्ट में हम दो को आउट करना है, बाहर करना है, हटाना है, डीलिस्ट करना है, इसलिए यह डीलिस्ट कहलाता है। यह शब्द इसीलिए प्रयुक्त हो रहा है। पिंकी जी, आपसे प्रश्न है एक, चूंकि आप जमीन पर जनजाति समाज के साथ जनजाति क्षेत्रों में लगातार कार्य करती हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो धर्मांतरित समुदाय है जनजाति ट्राइबल्स कम्युनिटी के बीच में ही, उनके बीच में और जो धर्मांतरित नहीं हुए, जो आज भी अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी पुरातन सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में वैमनस्यता फैलती है, आपस में मनमुटाव होता है, समाज में जो एक अपनापन है या सामाजिक जो समीकरण है जो पॉलिटिकल पार्टी अपना भुनाती है, क्या उसकी वजह से पूरे समाज में माहौल खराब हो रहा है? क्या समाज में जमीनी स्तर पर एकदम ग्राउंड जीरो पर स्थितियां बिगड़ रही है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है या आपको ऐसा कुछ लगता है? जी पिंकी जी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी शुभम जी, आपका प्रश्न बहुत ही ये बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि प्रैक्टिकली वास्तविक रूप से जो जमीन पे हम लोग देखते हैं, जो हमारे साथ होता है, तो मैंने ऐसा नोटिस किया है समाज में कि जो मूल जनजाति समाज है, ऐसे समाज के लोगों को जो कन्वर्टेड जो ट्राइब्स हैं, इनके द्वारा जैसे इनका जो कभी कभी ये गीत भी गाते हैं, गान भी करते हैं, उसमें भी ऐसा बोलते हैं कि तुम लोग तो शैतान को पूजा करते हो, सो कौन शैतान तुमको पूजा करेगा, सो शैतान तुम तो हड़िया दारू मांगते हो। तो इस तरह से एक तरह से महसूस होता है कि क्योंकि जो जनजाति समाज है, जो झारखंड की जनजाति समाज है, यहाँ की जो पूजन पद्धति है, हम लोग पूजा में हड़िया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरह का मदिरा है, बनाया जाता है। तो लेकिन मदिरा ये औषधीय है, ये क्योंकि इसका दुरुपयोग आज की तारीख में हो रहा है, इसीलिए ये मदिरा के कैटेगरी में है, वास्तविकता ये औषधि है। तो इस तरह से लोग गीत में भी जाहिर कर देते हैं कि जो ओरिजिनल, जो रूढ़िवादी पद्धति को मानते हैं, जो सनातन पद्धति को मानते हैं, तो इनके पूजन पद्धति में ही बहुत ही त्रुटि है या बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो ये आम बात है, ये आप जब घूमेंगे या अपने लोगों के बीच पे रहेंगे तो सब लोग इस बात को आसानी से नोटिस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि एक बात हम बोले, जो लोग कन्वर्टेड हैं, ऐसे लोगों को संस्थागत उनके समाज की तरफ से जो रिलीजन जो अडॉप्ट किया उसकी तरफ से, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, निश्चित रूप से इन लोगों का एक तरीका है, एक बहुत अच्छा लॉबी है, एक बहुत अच्छा इनका अपने चैनल, तो उसके वजह से इन लोगों का जो रहन सहन है बहुत डेवलप्ड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब एक कन्वर्टेड ट्राइब अर्थात एक क्रिश्चियन और एक जो सनातन ट्राइब है, ये अगर एक साथ रहें तो बहुत फर्क दिखता है, ये बात इसमें कोई दो नहीं।
जी शुभम जी, एक और मैं आपसे प्रश्न लेना चाहूंगा कि हमने देखा है कि जनजाति हिंदू नहीं है, इस तरह की गतिविधियां काफी पिछले कुछ वर्षों में काफी एक्टिवली बढ़ गई है। इसको लेके तरह तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। चूंकि आप झारखंड से हैं और झारखंड में इस मुद्दे को एक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है कि पूरे देश में झारखंड इस पूरे विषय का केंद्र बना हुआ है। और वहाँ की जो सरकार है उनकी तरफ से, उनके मुखिया की तरफ से भी इस तरह के कुछ बयान आए हैं और वहाँ के कुछ ऐसे संगठन लगातार कुछ गतिविधियों में पाए गए हैं जो जनजाति हिंदू नहीं है इस भाव को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस विषय को कैसे देखती हैं? जी मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि जो मूल जनजाति है वो हिंदू ही है, क्योंकि जो मूल जनजाति है, हमारा जो पूजन पद्धति है, हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोग बिना सिंदूर के पूजा नहीं कर सकते हैं, बिना अरवा चावल के सनातन जो जनजाति है ये पूजा नहीं कर सकती है। और इसी तरह का सिमिलर जो पूजन की जो सामग्रियां होती है, ये सामग्रियां बिल्कुल सेम होती है जो हिंदू जो सनातन परंपरा में करते हैं। तो जो पूरी की पूरी भारत में हमारे जो सनातन समाज है, ये सब लोग एक तरह की ही पूजन सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इस वजह से इसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि जो मूल जनजाति है वो निश्चित रूप से सनातनी ही है। सनातनी है इसीलिए क्योंकि हम लोग प्रकृति को पूजते हैं। आप देख लीजिए भारत का जो हिंदू समाज है ये किसको पूजता है? हम लोग प्रकृति को पूजते हैं। प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ नहीं होता है, प्रकृति का मतलब मीन्स धरती से लेके गगन तक, वृक्ष से लेके मिट्टी तक, है ना, आपका पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड प्रकृति का पार्ट है। तो जो पूरे ब्रह्मांड को, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको पूजन करते हैं, ये सनातन धर्म है। तो ये हिंदू 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 मतलब क्या? देखिए यहाँ पे एक मिथ्या फैलाई जाती है हिंदू में, उसको हिंदुत्व एक जीवन शैली, तो हिंदुत्व एक जीवन शैली है जिसको हम लोग जीते हैं। तो ये लगभग पूरे भारत में एक प्रकार की जीवन शैली है हमारी, एक प्रकार की हमारी पूजन शैली भी है लगभग। और हमारा जो पूजन का पद्धति है जिसको हम लोग पूजते हैं वो भी लगभग पूरा ब्रह्मांड है। जी, जैसा कि हम द नैरेटिव के माध्यम से हमेशा कहते हैं कि जनजाति समाज सनातन संस्कृति का वाहक है, और आपके उत्तर से मुझे यही लगता है कि आपने भी यही कहना चाहा है कि जनजाति समाज सनातन संस्कृति का वाहक है। डॉक्टर मन्नालाल जी और पिंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म को समय दिया, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा की। और जैसे कि वर्ष 2024 के में डॉक्टर कार्तिक उरांव जी की जन शताब्दी आ जाएगी और पूरे देश में जनजाति समाज में जिस तरह से बाबा कार्तिक उरांव के लिए सम्मान है, उनके सपने को पूरा करने की इच्छा शक्ति जागी है, मुझे यह लगता है कि हम जल्द से जल्द देश के संविधान में, देश में बड़ा बदलाव देखेंगे। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े रहे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने द नैरेटिव के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े रहे। आप अधिक जानकारी के लिए, ऐसे अन्य विषयों के लिए आप द नैरेटिव की वेबसाइट thenarrativeworld.in पे चेक कर सकते हैं, उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हम जनजाति समाज से जुड़े तमाम विषयों पर लगातार आलेख, रिपोर्ट्स उसमें प्रकाशित करते रहते हैं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।